Hello friends, welcome back to my channel NS English Academy. This is Sonia and in this video I am going to discuss previous year questions from literary criticism. Literary criticism play important role to secure your 20 plus marks in UGC NET English exam. Let's discuss repeated concept and PYQs in this video. First question we have, in Aristotle's Poetics, we read that it is the imitation of an action that is complete and whole, and of a certain magnitude, having a beginning, middle, and an end. What is it? So the answer we have tragedy, right? Let's discuss brief about literary criticism. So guys, if I talk about literary criticism, literature की evaluation and estimation को ही कहा जाता है. And if एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में हम वर्क को और एक्ट को एनालिसिस करते हैं, राइट? वर्क को एनालिसिस करना ही लिटरेरी क्रिटिसिज्म होता है. ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म में ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो के रिपब्लिक एंड एरिस्टोटल के पोएटिक्स से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो हियर द क्वेश्चन रिगार्डिंग एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, इन विच उन्होंने ट्रेजिडी के बारे में बहुत ही इलेबोरेट अपने कंसेप्शन दिया था एरिस्टोटल ने. एंड फॉर एरिस्टोटल जो इमिटेशन होती है वो एक क्रिएटिव पावर होती है. लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द प्लेटो, तो प्लेटो ने पोएट्री में इमिटेशन को तो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं किया है, रिजेक्ट कर दिया है. और वो इसका रीज़न बताते हैं कि जो पोइट्री होती है वो कंप्लीट इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है. एंड द फेमस लाइन ट्वाइस और थ्राइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, दिस इज़ द फेमस स्टेटमेंट बाय प्लेटो रिगार्डिंग पोइट्री. इन्होंने पोइट्री को बिल्कुल रिजेक्ट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स इमिटेशन एंड इमेजिनेशन. लेकिन दूसरी ओर अगर हम एरिस्टोटल की बात करते हैं तो एरिस्टोटल ने इसको क्रिएटिव पावर बताया है, इमिटेशन को, राइट? जो एरिस्टोटल का जो पोइट्री को लेके कॉन्सेप्ट है, ये इंडक्टिव ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं. जो आपके एरिस्टोटल हैं ये इंडक्टिव ट्रीटमेंट को फॉलो करते हैं. एंड आपको मैं बता दूं, जो एरिस्टोटेलियन नोशन है ऑफ ट्रेजिडी के रिगार्डिंग ट्रेजिडी, आज भी गाइस, आज भी इतने पॉपुलर हैं कि आज भी जब प्लेस को एनालाइज किया जाता है देन वी गोज टुवर्ड्स दी एरिस्टोटल्स इमिटेशन कॉन्सेप्ट एंड ट्रेजिडी कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि ट्रेजिडी में इन्होंने क्या बात की थी. सबसे बड़ी बात इन्होंने ट्रेजिडी में कहा था, तीन चीज़ें, तीन यूनिट्स हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है. नंबर 1, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन. दीज 3 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ट्रेजिडी इन्हीं यूनिट से जानी जाती है, राइट? नेक्स्ट इन्होंने फर्दर ये भी कहा है 6 एलिमेंट्स दिए हैं हमारे ट्रेजिडी के, राइट? तो गाइज जो 6 एलिमेंट्स हैं वो इन्होंने ट्रेजिडी के डिवीज़न में दिए हैं. फर्स्ट वी हैव थॉट. सबसे पहले प्लॉट आता है. अगर हम क्रोनोलॉजी से सेट करें तो फर्स्ट ही टॉक्स अबाउट प्लॉट, देन कैरेक्टर, तीसरे नंबर पे थॉट आता है, फिर लैंग्वेज, म्यूजिक एंड स्पेक्टेटर. दीज 6 एलिमेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रेजिडी according to Aristotle, right? Let's move on. Next question of today's video. Dash is a theological term brought into literary criticism by dash. So answer we have option number D, epiphany. Epiphany is a theological term brought into literary criticism by James Joyce. Okay, let's move on. Next question. The word catharsis signifies, number C, the answer, purgation, right? तो गाइस कैथारसिस की बात आपका एरिस्टोटल ने की है. इन हिज पोएटिक्स के चैप्टर 6 में उन्होंने कैथारसिस के बारे में बताया है, राइट? और गाइस इन ग्रीक लैंग्वेज कैथारसिस के डिफरेंट मीनिंग्स निकले हैं, जैसे पर्गेशन, प्यूरिफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन. सो गाइज मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता दूं, जो कैथारसिस है एक ये कंट्रोवर्शियल टर्म है, क्योंकि कुछ क्रिटिक के अनुसार इसको रिलीजन, रिलीजन, स्फेयर ऑफ रिलीजन में माना गया है. लेकिन कुछ इसको बिलोंग करते हैं मेडिसिन, एज अ मेडिसिन, क्योर, राइट?
क्योर के रूप में इसको देखते हैं कैथारसिस को, बट कुछ क्रिटिक इसको कैसे देखते हैं, एज ए रिलीजन. ओके, सो देयर आर कंट्रोवर्शियल बिटवीन कैथारसिस, सॉरी बिटवीन द क्रिटिक्स, ओके, कैथारसिस को लेकर, राइट. देखो गाइज, इन 19th सेंचुरी में अगर मैं कैथारसिस से रिलेटेड बात करूं तो कैथारसिस को एज ए मेडिकल टर्म में ट्रांसफ़र किया गया था पोएटिक क्रिटिसिज्म में, इन विच इसमें 4 एलिमेंट्स बॉडी के बताए जाते हैं, एयर, 2 टाइप्स ऑफ बाइल एंड फेल्गम. तो ऐसा कहा जाता है कि जब ये 4 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाते हैं तो इनको बैलेंस करने के लिए एज ए मेडिकल टर्म में कैथारसिस का रोल आता है, राइट. और उन 4 एलिमेंट्स को बैलेंस करने में हमारा कैथारसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो गाइस, मैंने आपको थोड़ा बहुत इंट्रो और इन्फॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग कैथारसिस, जो हमने अपने मास्टर्स में पढ़ा था इन दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म में. ओके, सो उसी बिहाल पे मैंने आपको कोशिश किया है एक्सप्लेन करने के लिए. होप आपको समझ आया हो. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नल्ड, टचस्टोन हेल्प अस टेस्ट truth and seriousness that constitute the best poetry. What are the touchstones? So आपको पता होगा जो मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा ही टचस्टोन ये कॉन्सेप्ट दिया गया है. एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन, द लाइन्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ द ग्रेट मास्टर. ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइज, वी हैव नो मोर टाइम. इन जो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, प्लीज़ इनको 1 and 2 टाइम्स देख लीजिएगा. हेल्प करेंगे एग्जाम में, क्योंकि इन्हीं से राउंड अबाउट आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इनको देख के एग्जाम से पहले जाइएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, अलेक्जेंडर पोप्स एसे ऑन मैन कैन बेस्ट बी रीड एज अ पोम ऑफ. द आंसर वी हैव फिलोसॉफिकल एप्रीहेंशन ऑफ लाइफ. अब मैं आपको थोड़ा बहुत अलेक्जेंडर पॉप के एसे ऑन मैन के बारे में डिस्क्राइब कर देती हूँ. तो गाइज, अलेक्जेंडर पॉप एंड ड्रेडन एंड डॉक्टर जॉनसन, इन सभी को मेन क्रिटिक माना जाता है न्यू क्लासिकल एज के. ओके, अलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया एसे ऑन मैन पब्लिश्ड हुआ था 1711 में, राइट, इन विच पॉप आइडेंटिफाइड इंटीग्रिटी, मोडेस्टी एंड करेज एज द मेन क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल क्रिटिक. ऐसा मानना था अलेक्जेंडर पॉप का कि इंटीग्रिटी, मोडेस्टी एंड करेज, इन सबको मेन क्वालिटीज माना जाता है एन आइडियल क्रिटिक, राइट. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्जीनिया वुल्फ rubbished the idea of character and the understanding of realism of writers like Arnold Bennett, John Galsworthy, and H.G. Wells. Her famous essay is called Mr. Bennet and Mrs. Brown. Who is Mrs. Brown? Right? वर्जीनिया वुल्फ से क्वेश्चन है. वर्जीनिया वुल्फ जिनका टाइमिंग पीरियड है 1882 to 1941 एंड सेम टाइमिंग पीरियड फॉलो करते हैं जेम्स जॉयस. ओके, रिमेंबर द टाइमिंग पीरियड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ टू whom we study in Victorian age of English literature, right? So the answer to this question we have option number A. A servant in Mr. Bennet's household. यहाँ पे इन्होंने who is Mrs. Brown पूछा है, तो वो कौन थी? A servant in Mr. Bennet's household. Okay? Next we have D.H. Lawrence uses the expression a bright book of life to describe. क्या describe करता है ये expression उनका? Option number A, the novel, right? Next question, the term stream of consciousness was taken from the book. कौन सी book से ली गई है? The Principles of Psychology, right? Stream of consciousness, this term taken from the book. यहाँ पे बुक बोला जा रहा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. ओके, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, बहुत अच्छे लेवल पर उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है, राइट. हमारे जो इनर थॉट में चलने वाले जो थॉट्स प्रोसेस होता है उसी को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है इन इंग्लिश लिटरेचर में, राइट. Which of the following works by Johnson is an imitation of the 10th satire of Juvenal? So answer we have Vanity of Human Wishes. Vanity of Human Wishes considered by Johnson is an imitation of the 10th satire of Juvenal. Okay?
What is the following a description of a loose sally of the mind and irregular indigested piece? So answer we have essay, right? Next question. What does the phrase ut pictura poesis from Horace art of poetry means? जो हॉरेस का आर्ट ऑफ पोएट्री हमने एक क्रिटिकल वर्क देखा है, उसके अंदर उन्होंने अट पिक्चरा पॉइजिस नाम की फ्रेज दिया है, तो उसका मीनिंग पूछा है यहाँ पर, ठीक है. सो एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री, एज इन पेंटिंग सो इन पोएट्री. गाइस कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऑप्शन में एज इन पोएट्री सो इन पेंटिंग करके मतलब इस लाइन को रिप्लेस करके भी लिख दिया जाता है. सो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज, आंसर सेम यही रहेगा, एज इन पेंटिंग जैसा पेंटिंग में होता है, सो इन पोएट्री. दिस इज द सीक्वेंस of the meaning at pictura poesis. Okay, remember, don't confuse, right? Who distinguished between 11th literature of knowledge and the literature of power? So answer we have Hazlitt. Sorry, De Quincey. Okay, sorry guys. De Quincey, the answer to this question, and also distinguished between 11th literature of knowledge and the literature of power. Okay, next question. The line poetry is a criticism of life occur in. So the answer we have option number C, the study of poetry, right? Eliot's theory of objective correlative appeared in his essay entitled Hamlet, right? One of the most important themes the speakers debate in Dryden's An Essay on Dramatic Poesy is, so answer we have option number C, the relative merits of French and English theatre. Okay, let's brief discuss about John Dryden. Okay, सी गाइज, ड्रैडन को हम न्यू क्लासिकल एज में पढ़ते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, एंड ड्रैडन को द फाउंडर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म इन इंग्लिश भी कंसीडर किया जाता है. एंड ड्रैडन ने डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म के बारे में बताया था कि जो एनालिसिस करते एग्जिस्टिंग लिटरेरी वर्क, जो भी वर्क एग्जिस्ट होता है जिसका अस्तित्व है, उसी को एनालिसिस करना called descriptive criticism. This definition given by Dryden, right? And in his essay Dramatic Poesies, Dryden examined Ben Jonson's play Epicon, जिसका सब टाइटल है द साइलेंट विमेन. उसके बारे में इन्होंने उस वर्क को एग्जामाइन किया है ड्रामेटिक पोएजी में. ओके, होप गाइस दिस इंफॉर्मेशन वर्थ फॉर यू रिगार्डिंग Dryden. Let's move on next question. Virginia Woolf borrowed the idea of the common reader from Dr. Johnson. To which particular work of Johnson's does she remain indebted? So answer we have option number B, the lives of the most eminent English poets, the essay on Grey, right? इसमें I think इन्होंने 52 poets के बारे में describe किया है, right? दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. बैन जॉनसन डिसलाइक, क्या डिसलाइक करते हैं? लेट्स रीड. वी हैव ऑप्शन नंबर डी द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकंड. फैंटेस्टिक कॉमेडी को ये डिसलाइक करते हैं, एंड वाइड रेंजिंग क्रॉनिकल हिस्ट्री एंड स्टूपेंडस ट्रेजेडी, इसको ये डिसलाइक करते हैं. एंड लाइक करते हैं रिमेनिंग ऑप्शंस, द कॉमेडीज ऑफ टेरेंस एंड प्लॉटस and the ability of satire to expose human vices and follies. Okay, see guys, according to Longinus, the sublime has the following features except, कौन सा फीचर नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, it is interested in the usual rhetoric goal of persuasion. Let's discuss brief about Longinus, to whom we study in literary criticism after Plato and Aristotle. के बाद हम Longinus को रीड करते हैं. ओके, तो गाइस Longinus ने ऑन द सबलाइम एक क्रिटिकल वर्क लिखा था, जिसमें Longinus ने डिफाइन किया था सब्लिमिटी. इन्होंने सब्लिमिटी को बताया था द इको ऑफ ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट, राइट? और इस वर्क में इन्होंने 5 प्रिंसिपल सोर्सेज दिए थे सबलाइम के,
जिसमें फर्स्ट 2 इन्होंने बताया था कि गिफ्ट ऑफ नेचर है और रिमेनिंग जो 3 हैं वो गिफ्ट ऑफ आर्ट है। लेट मी रीड फॉर यू। देखो, फर्स्ट था इनका ग्रैंडयर ऑफ थॉट्स, सेकेंड कैपेसिटी फॉर स्ट्रॉन्ग इमोशन। थॉट्स एंड इमोशंस इन्होंने बताया था गिफ्ट्स ऑफ नेचर हैं फर्स्ट 2, एंड जो लास्ट के 3 हैं लाइक अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फिगर्स, नॉबिलिटी ऑफ डिक्शन एंड डिग्निटी ऑफ कंपोजिशन। फिगर, कंपोजिशन एंड डिक्टेशन, ये इन्होंने बोला था कि ये क्या है, गिफ्ट ऑफ आर्ट है। जो लंजाइनस का आइडिया है सब्लाइम का, इसने एक सेंट्रल रोल प्ले किया था रोमांटिक मूवमेंट में 18th और 19th सेंचुरी की, राइट। और इन एलिजाबेथन अगर मैं पीरियड की बात करूँ तो इसी तरीके से सिडनीज का आया था एन अपोलॉजी ऑफ पोइट्री, जो कि 1595 में आ रहा है। उसे भी वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क में से एक माना जाता था इंग्लिश लिटरेचर के। ओके, व्हाट इज जॉनसन्स ओपिनियन रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द 3 यूनिटीज इन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर? सो वी हैव द आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर 4. Shakespeare followed the important unity of action satisfactory, right? And unity of time and place arise from false assumptions. These are the concepts regarding Johnson opinion, right? Next question. See guys, इस क्वेश्चन में हमें आइडेंटिफाई करना है द क्रिटिक्स एंड देयर रेस्पेक्टिव वर्क्स। सो ये फर्स्ट ही हमारा आंसर है। हॉरेस ने आर्स पोएटिका, एरिस्टोटल लिखा था। पोएटिक्स क्विंटिलियन, इंस्टीट्यूटियो ये आपका क्विंटिलियन ने लिखा था। एंड ओरेटोरिया बेन जॉनसन का। डिस्कवरी सिडने, एन अपॉलजी फॉर पोइट्री ड्रैडन, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, राइट। फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जो हॉरेस हैं इन्होंने आर्स पोएटिका लिखा है, दिस इज द वर्क बाय हॉरेस। एंड एरिस्टोटल ने आपका पोएटिक्स लिखा है। क्विंटिलियन ने इंस्टीट्यूटियो ओरेटोरियो लिखा है। एंड बेन जॉनसन ने डिस्कवरीज लिखा है। एंड आपका सिडने ने एन अपॉलजी फॉर पोइट्री लिखा है। एंड ड्रेडन ने एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी लिखा है। डोंट मेक कन्फ्यूजन, राइट। हॉरेस का आर्ट पोएटिका, एरिस्टोटल का पोएटिक्स, क्विंटिलियन का इंस्टीट्यूटियो ओरेटोरिया, एंड बेन जॉनसन का डिस्कवरीज, सिडने का एन अपॉलजी फॉर पोइट्री, एंड ड्रेडन का हमारे पास है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। होप आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिप सिडने डिफेंडेड पोइट्री अगेंस्ट सच डिस्क्रिप्शन ऑफ इट एज द मदर ऑफ लाइज। इससे डिफेंड करते हैं, इस स्टेटमेंट से जो आपके सिडने हैं पोइट्री को, एंड द नर्स ऑफ एब्यूज। हीज मेन आर्ग्यूमेंट हेयर, क्या आर्ग्यूमेंट है उनका मेन यहाँ पे? द पोइट कांट लाई बिकॉज ही इज नॉट क्लेमिंग टू टेल अस द ट्रुथ, राइट। तो गाइज यहाँ पे जो फिलिप सिडने है वो बताना चाह रहे हैं कि आप ऐसा पोइट्री के बारे में नहीं बोल सकते कि ये मदर ऑफ लाइज है या नर्स ऑफ एब्यूज है। रीज़न बता रहे हैं क्योंकि जब पोइट कोई भी पोइट्री लिखता है तो वो यहाँ पे ये आपको श्योरिटी नहीं देता, ये क्लेम नहीं करता कि वो जो भी कहेगा सच कहेगा। तो इस बिहाल पे आप उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि द मदर ऑफ लाइज। दैट्स द रीज़न द पोइट कांट लाई बिकॉज वो झूठ तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ही इज़ नॉट क्लेमिंग टू टेल अस द ट्रूथ। जब उन्होंने बोला ही नहीं है कि मैं सच बोल रहा हूँ तो आप कैसे कंक्लूड कर सकते हैं कि उन्होंने झूठ बोला है, राइट। सो दिस इज़ दी ओपिनियन रिगार्डिंग फिलिप सिडने अबाउट द मदर ऑफ लाइज एंड द नर्स ऑफ अब्यूज, जहाँ पर ये डिफेंस कर रहे हैं पोइट्री को, राइट। सी गाइज, दिस इज द स्टेटमेंट। Who is the author of the statement, the 19th century dislike of realism is the rage of Caliban seeing his own face in the class? This is the famous statement by Oscar Wilde, right? Aristotle argued that poetry provides an dash outlet for the release of intense emotions. देखो आंसर यहाँ पे आएगा सेफ। क्यों? क्योंकि जो एरिस्टोटल थे इनका मानना था कि जो पोइट्री होती है वो हमारे को कहीं ना कहीं इंटेंस इमोशंस हमारे रिलीज़ करती है। पोइट्री के थ्रू हमारे मन में काइंड्स डिफरेंट इमोशंस जागते हैं एंड क्रिएटिव पावर होती है। इमेजिनेशन से हम कुछ क्रिएट करते हैं जिससे क्या होता है, हमारे इमोशंस क्या होते हैं, डिफरेंट इमोशंस हमारे पर्टिकुलर सीन को देख के हमारे अंदर आने लगते हैं। तो ऐसा मानना एरिस्टोटल का था, राइट। तो वो एक सेफ जोन की बात करते हैं पोइट्री को।
इन ऑन द अदर हैंड प्लेटो बिल्कुल अगेंस्ट हैं पोइट्री के, वो तो इसको ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, ट्वाइस और 3 रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी कंसीडर करते हैं पोइट्री को. ओके. In John Dryden's essay on dramatic poesy, Neander defends the English invention of. आंसर वी हैव ट्रेजिक कॉमेडी को वो डिफेंस कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉप्स एन एसे ऑन मैन इज बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ लॉर्ड बॉलिंगब्रॉक के आइडियाज पर बेस्ड है इनका एन एसे ऑन मैन. राइट. हियर इज द टर्म poetic justice was coined by Thomas Raymer. Thomas Raymer. This is the previous question 224 में भी आपसे पूछा गया, रिपीटेड है इस टर्म को और मैनी टाइम्स ऑलरेडी पूछा जा चुका है. पोइटिक जस्टिस जो कि थॉमस राइमर के द्वारा कॉइन किया गया है. ओके. अकॉर्डिंग टू कॉलरिज द सेकेंडरी इमेजिनेशन डिसॉल्व, डिफ्यूज एंड डिसिपेट्स. ये 3 टर्म्स मैंने आपको बताई थी अबाउट सेकेंडरी इमेजिनेशन में जो कॉलरिज ने बताई है इन हिज इमेजिनेशन की थ्योरी में. बायोग्राफिया लिटरेरिया जो इनका एक क्रिटिकल वर्क है उसमें इन्होंने इमेजिनेशन की एक डेफिनेशन दिया है इन विच इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है बाद में सब डिवीज़न किया है इमेजिनेशन को प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन में, इन विच जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है जिसमें इन्होंने बताया है कि डिजॉल्व है, डिफ्यूज़ है एंड डिसिपेट्स है. राइट. इन ऑर्डर टू रिक्रिएट होने के लिए. राइट. इन्होंने इसको क्या 3 टर्म्स दिए, डिसॉल्व हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है और डिसिपेट्स हो सकता है. राइट. दीज 3 वर्ड्स यू विल हैव टू रिमेंबर फॉर अगर आपसे एग्जाम में इन फ्यूचर क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दिस. ओके. सो गाइज आपको पता होगा इन रोमांटिक एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज को स्टडी करते हैं एक न्यू डेफिनेशन ऑफ पोइट्री के साथ. देखिए इन लोगों का मानना था स्पेशली वर्ड्सवर्थ का कि जो पोइट्री है द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. दिस इज़ द फेमस स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ का है. ठीक है. और साथ ही साथ कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ इन दोनों ने ही न्यू क्लासिकल के जितने भी रूल्स थे उनको ब्रेक डाउन किया था. अगर मैं कॉलरिज के कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन की बात करूं तो इन बायोग्राफिया लिटरेरिया हिज ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला लिटरेरी क्रिटिसिज्म में, जिसमें इन्होंने और जिसमें इनको फर्स्ट क्रिटिक कंसीडर किया जाता है जिन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन. और इमेजिनेशन को भी फर्दर इन्होंने सब डिवाइड किया है इमेजिनेशन एज अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसके बारे में अभी यहाँ पे क्वेश्चन आया था. In an essay of dramatic poesy, to whom does Dryden refer with the phrase, "He needed not the spectacles of books to read nature"? Here he, in essay of dramatic poesy, किसको ड्रैडन रेफर कर रहा है? तो यहाँ पर किनको रेफर कर रहे हैं? ये विलियम शेक्सपियर को. ओके. Definitions of romanticism were given by F.L. लुकास के द्वारा दी गई है. Right? Remember this factual information. See guys, the term a stream of consciousness is derived from the writings of किसकी writings में हमको मिलती हैं? तो देखिए विलियम जेम्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन. राइट. विलियम जेम्स की राइटिंग्स में हमको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की जो एक टेक्निक है मिलती है जिसमें हमारे थॉट के अंदर इनर जो कॉन्फ्लिक्ट्स एंड काइंड्स ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं इनर थॉट में हमारे, उसी को बोला जाता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. हमारे मन के अंदर चलने वाले भावों को हम बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इन हिज डिफेंस ऑफ पोएजी व्हाट ही इज द बेस्ट एंड मोस्ट accomplished काइंड ऑफ पोएट्री इन सिडनेज एस्टिमेशन. सो आंसर वी हैव heroical और epic poetry. Right? The form of Dryden's essay on dramatic poesy is, ये किस फॉर्म में लिखा गया है ड्रैडन का essay on dramatic poesy? दिस इज अ डायलॉग फॉर्म. राइट. एक डायलॉग फॉर्म में जिसमें ये लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से एंड अपने अपने व्यूज़ को डिस्क्लोज करने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. सी गाइज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन डिफेंस ऑफ पोएजी व्हाट आर्ग्यूमेंट्स does Sidney make for considering the biblical psalms poetry? तो यहाँ पे द आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ इज राइट. दे आर रिटन इन मीटर. डेविड यूजेस इमेजरी एंड personification to portray faith.
right? This is the answer to this question. The critical concept of a willing suspension of disbelief owes its origin to chapter dash of बायोग्राफिया लिटरेरिया. देखो बायोग्राफिया लिटरेरिया एस.टी. कॉलेज के द्वारा क्रिटिकल वर्क है जिसमें विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ करके एक इन्होंने बात कही है. वो किस चैप्टर में इन्होंने बात कही है? सो हेयर द आंसर वी हैव 14. In 14th chapter he talks about willing suspension of disbelief. What among the following is ruled out by Longinus as a way of achieving the sublime? So answer we have immoderate emotions, right? Immoderate emotions. See guys, the phrase dissociation of sensibility was first used by, so we have the answer T.S. Eliot, who used first the phrase dissociation of sensibility. Next we have fancy deals with, so answer fixities and definities. फैंसी एंड इमेजिनेशन जो बायोग्राफिया लिटरेरिया में एस.टी. कॉलरिज का कॉन्सेप्ट है, तो इसमें फैंसी को इन्होंने फिक्सिटीज़ बताया था एंड डेफिनेटाइज बताया था, एंड इमेजिनेशन विच हैज़ नो एनी बाउंड्री, राइट? क्योंकि हमें नहीं पता हम क्या इमेजिन अभी बैठे बैठे कर सकते हैं. सो हमारी इमेजिनेशन जो है वो वेरी फार, ओके, उसका कोई फिक्सिटीज़ नहीं है इमेजिनेशन में, बट फैंसी हैज़ फिक्सिटीज़. ये डिफ्रेंशिएट करता बिटवीन फैंसी एंड इमेजिनेशन बाय एस.टी. कॉलरिज इन हिज वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया. Here is the question. Philip Sidney wrote an apology for poetry in immediate response to, किसके response में इन्होंने लिखा था an apology for poetry by Philip Sidney? So the answer Stephen Gosson's The School of Abuse. Stephen Gosson The School of Abuse, इनको इन्होंने आंसर किया था अपनी an apology for poetry by Philip Sidney. The concept of human mind as tabula rasa. देखो human mind को tabula rasa और ब्लैंक टैबलेट वॉज प्रोपाउंडेड बाय. जब कभी भी टेब्यूलर रस आपसे एग्जाम में पूछे, सो आप आंसर हमेशा जॉन लॉक को कर सकते हैं, क्योंकि जॉन लॉक ही ऐसे हैं जिन्होंने टेब्यूलर रस के बारे में बताया ह्यूमन माइंड से रिलेटेड. द फ्रेज द विलिंग सस्पेंशंस ऑफ डिसबिलीफ. Again, the phrase the willing suspension of disbelief occurs in, of course, the work Biographia Literaria. S.T. Coleridge का है guys. This question बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, मीन्स दिस इज़ द रिपीटेड कॉन्सेप्ट. आपको इसको नोट बना के रखना है, क्योंकि एनी टाइम इन फ्यूचर ऑल्सो दिस फ्रेज और दिस वर्क रिटन बाय S.T. Coleridge कैन बी रिपीट. ओके. Which romantic poet coined the famous phrase "sports of time"? We have the answer William Wordsworth. इन्होंने ही phrase famous किया है sports of time. The term egotistical sublime was coined by answer John Keats, right? With this note guys, I end my video. Hope आपको मेरे questions आज के अच्छे लगे हों. If you like the question I discuss you in this video, please comment me or do subscribe my channel if you are watching my video, and if you not yet subscribe, so please subscribe ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि in future मैं इसी तरीके के concepts and question frame आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही fruitful रहेंगे. Till then, bye-bye. Have a great day.